हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र शर्मा। जैसे कि आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कोशिका के बारे में, केंद्रक अपना टॉपिक चल रहा था। केंद्रक के अलावा हमने आपसे डिस्कस कर लिया था इसमें जो जो पॉइंट ऑफ व्यू था अपना केंद्रक के बाद, वो अब चलेगी अपना कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन चलेगा दोस्तों। अपन जो केंद्रक में जो डिस्कस किया था वो मेन डिस्कस अपना ये था कि केंद्रक के अंदर जो पाए जाते थे जो महीन महीन धागे के रूप में, उसे क्या कहते थे? तो गुणसूत्र कहते थे दोस्तों। क्या कहते थे? गुणसूत्र कहते थे। जो टूट जाता था कोशिका विभाजन के स्वरूप, उसे गुणसूत्र कहते थे। ये गुणसूत्र सभी में अलग अलग होते हैं। जैसे मनुष्यों में आपके बात की थी अपन ने कि 46 पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। टॉपिक चल रही थी अपना, ये भी चल रहा था जो गुणसूत्र कहते हैं, जो डीएनए में जो कोशिका के निर्माण में एवं संगठन में जितनी भी सूचनाएं होती, वो सभी सूचनाएं मौजूद रहती है। डीएनए का जो क्रियात्मक भाग था, क्रियात्मक खंड थी, उसे दोस्तों अपन जीन कहते थे। इसीलिए अपन ने देखा था डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ एवं जीन को आनुवांशिकी इकाई कहते हैं। जो कोशिका था दोस्तों, उनकी रक्षा का कार्य करने का जो जिम्मा है वो केंद्रक के पास है। केंद्रक विभिन्न प्रकार से रक्षा करता है कोशिकाओं का, और कोशिका विभाजन में क्या करता है दोस्तों? भाग भी लेता है। क्या करता है? भाग भी लेता है। यह कोशिका के अंदर जितनी भी क्रियाएं संपन्न होती है, वो उपापचय की क्रियाएं हो या रासायनिक क्रियाएं हो, वो सारी क्रियाओं को संपन्न कराने का जो कार्य है वो किसका है? केंद्रक का है। और दोनों ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ में तो कोशिका जनन में तो कोशिका जनन की बात करते हैं, कोशिकीय जनन में तो और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों अपना कौन? केंद्रक। यह कोशिकाओं के विकास, परिपक्वता, अपरिपक्वता का ऊपर निर्धारित होता है। उसमें भी देखता है कि भाई किस प्रकार के केंद्रक बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं। यह प्रोटीन संश्लेषण हेतु आवश्यक रूप से जितना चाहिए उतने पर्याप्त मात्रा में यह आरएनए भी उत्पन्न करता है दोस्तों। केंद्रक के अंदर जो केंद्रक द्रव्य में एक छोटी सी गोलाकार या अंडाकार रचना जो पाई जाती थी, जिसे अपन केंद्रिका कहते हैं दोस्तों, ये बहुत ही कम सक्रिय रहती है और छोटी होती है, नहीं भी पाई जा सकती है। लेकिन कोशिकाओं में ये सबसे बड़ी सक्रिय होने का अपना रोल अदा कर देती है। स्रावी होने का, श्रवण होने का, स्रावी होने में सबसे सक्रिय रोल अदा निर्भर करता है दोस्तों। ये एक संख्या भी हो सकते हैं और कई संख्याओं में भी हो सकते हैं। ये केंद्रक में जो आरएनए का संश्लेषण होता है, कोशिका विभाजन में केंद्रक का वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है दोस्तों। एक समान कोशिका के केंद्रक में जो गुणसूत्र होते हैं वो बहुत ही लंबे एवं अत्यधिक कुंडलित धागे के रूप में दिखाई देते हैं। कोशिका विभाजन के समय यह स्पष्ट और रूप से दिखाई देने लगता है दोस्तों। सामान्यतः जो गुणसूत्र होते हैं वो बेलनाकार होते हैं और प्रत्येक गुणसूत्र के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। इन सब का डिस्कस अपन ने किया था प्रीवियस लेसन में, प्रीवियस सेशन में, प्रीवियस क्लास में दोस्तों। यह भी बताया था कि जो 3 प्रकार के जो गुणसूत्र जो होते हैं, भाग होते गुणसूत्र के जो 3 भाग, वो पहला भाग को हम पेलिकल कहते हैं, दूसरे भाग को मैट्रिक्स कहते हैं और तीसरे भाग को हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिड्स कहते हैं दोस्तों। ये सब अपनी चर्चाएं चली बहुत अच्छी तरह से। यह भी बताया था कि प्रत्येक जीवों में या प्रत्येक जीवों की कोशिकाओं के केंद्रक में पाए जाने वाले जो गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो बिल्कुल ही निश्चित होती है दोस्तों। क्या होती है? निश्चित होती है। जैसे कि मैंने बताया था कि मनुष्य के शरीर की जो कोशिकाओं में जो गुणसूत्र होते हैं वो टोटल 46 पाए जाते हैं दोस्तों। कितने पाए जाते हैं? 46 पाए जाते हैं। मैंने ये भी बताया था कि जो मक्का के पौधों की जो कोशिकाओं के जो गुणसूत्र होते हैं वो टोटल 20 होते हैं। टमाटर के पौधों की कोशिकाओं में जो गुणसूत्र होते हैं वो 24 होते हैं। आलू के पौधों की कोशिकाओं में जो गुणसूत्र होते हैं वो टोटल 48 होते हैं। हमेशा
गुणसूत्र जो होते हैं दोस्तों वो हमेशा जोड़े में होते हैं। किसमें होते हैं? जोड़े में होते हैं। जोड़े में दोनों गुण सदा जो होते हैं, दोनों गुणसूत्र जो होते हैं वो सदा एक दूसरे से क्या होते हैं? समान होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? समान होते हैं। यही कारण है कि हम दोनों को क्या कहते हैं? समजातीय गुणसूत्र कहते हैं। ऐसी कोशिका के गुणसूत्र समूह जिनमें दोनों समजात गुणसूत्र होते हैं उसे हम द्विगुणित गुणसूत्र कहते थे दोस्तों। युग्मकों में जो गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो कायकों की गुणसूत्र संख्या से हमेशा आधी होती है। ऐसी कोशिका के गुणसूत्र के समूह को हमेशा अगुणित गुणसूत्र कहते हैं दोस्तों। इन सब की चर्चा के बाद हमने डिस्कस किया था पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में। दोनों में क्या अंतर है? हमने ये भी बताया था कि पादप कोशिकाओं में जो होते हैं दोस्तों वो सेंट्रोसोम, लाइसोसोम ये सब नहीं पाए जाते हैं, जबकि जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम, लाइसोसोम पाए जाते हैं दोस्तों। यह भी बताया था कि पादप कोशिकाओं में जो कोशिका भित्ति जो होती है वो मुख्य रूप से बनी होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जबकि इसमें जीव द्रव झिल्ली से ढकी होती है दोस्तों। जंतु कोशिका में रसधानी या रिक्तिका नहीं होती है, जबकि पादप कोशिकाओं में रिक्तिका या रसधानी पाए जाते हैं दोस्तों। हमने ये भी डिस्कस किया था। चलिए ये प्रीवियस लेक्चर की जो थी अपनी छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू उसके बारे में बात कर लिए। अब हम बात करेंगे कोशिका विभाजन। किसकी बात करेंगे दोस्तों? कोशिका विभाजन की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कोशिका विभाजन के बारे में। और कोशिका विभाजन के बारे में सर्वप्रथम अपन बात करेंगे तो ये बताएंगे कि कोशिका विभाजन के बारे में स्पष्ट रूप से बताने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे, प्रथम वैज्ञानिक कौन थे, जिन्होंने ये कहा था कि प्रत्येक नवीन कोशिकाएं जो होती है उनका जन्म पहले से विद्यमान कोशिकाओं से ही होता है। यही कारण है कि हम कोशिका का विभाजन कर देते हैं दोस्तों। तो जिन महोदय ने स्पष्ट किया कोशिका विभाजन के बारे में उन महोदय का नाम था विर्चाऊ। क्या नाम था दोस्तों? विर्चाऊ। लोग इसको वर्चो भी कहते हैं। और 1855 ईस्वी में विर्चाऊ नामक जो व्यक्ति थे, महोदय साहब जो थे, उन्होंने स्पष्ट किया था कि प्रत्येक नवीन कोशिकाएं अर्थात जितने भी नए कोशिकाओं का जन्म होता है वो पहले से विद्यमान कोशिका होती है उसी से होती है। ठीक है ना? कोशिका विभाजन का जो प्रमुख कार्य है उनमें से एक कार्य है क्या? एक जो कार्य वो क्या कार्य है? वो कार्य है संतति कोशिकाओं को जन्म देना। क्या देना? संतति कोशिकाओं को जन्म देना, जिसे कहते हैं डॉटर ऑफ सेल। क्या कहते हैं? सेल ऑफ डॉटर या डॉटर सेल कहते हैं। प्रत्येक कोशिकाओं में कोशिका विभाजन का मुख्य कार्य होता है, उनमें से पहला कार्य माना गया दोस्तों क्या? संतति कोशिकाओं का जन्म, संतति कोशिकाओं का जन्म देना, संतति कोशिकाओं का जन्म देना अर्थात डॉटर सेल की बात करना। ये तो चलिए हम बात कर रहे हैं कोशिका विभाजन की 1855 ईस्वी में लगभग। किसने? विर्चाऊ ने, जिसको हम कहते हैं वर्चो। आप क्या लिख सकते हो? वर्चो नामक महोदय ने स्पष्ट किया था। क्या स्पष्ट किया था दोस्तों? उन्होंने स्पष्ट किया था कि प्रत्येक नवीन कोशिकाएं जो बनती है वो पहले से विद्यमान कोशिकाओं से ही जन्म लेती है। चलिए फिर उन्होंने एक स्पष्ट ये भी किया था कि जो कोशिका विभाजन का मुख्य कार्य है मुख्य कार्य में से एक कार्य, मुख्य कार्य में से कौन सा कार्य? एक कार्य क्या है? अनेक संतति कोशिकाओं को या कोशिकाओं का, किसका? संतति कोशिकाओं को जन्म देना। क्या देना? जन्म देना। संतति कोशिकाओं की बात कर रहा है, इसे कहते हैं डॉटर ऑफ सेल। डॉटर सेल
क्या कहते हैं दोस्तों? डॉटर सेल। ये कोशिकाएं मानव तथा अन्य प्राणियों में, मानव तथा अन्य प्राणियों में किस तरह का कार्य करता? शारीरिक वृद्धि, क्षतिग्रस्त ऊतकों का पूर्ण उत्पादन, नवीन अंगकों की वृद्धि एवं लैंगिक अलैंगिक जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है दोस्तों। कौन कोशिकाएं? कौन सी कोशिकाएं की बात करें? संतति कोशिकाएं की बात कर रहे हैं। डॉटर सेल जिसको कहते हो दोस्तों। कौन सी कोशिकाएं? संतति कोशिकाएं की बात कर रहे हैं कि ये कोशिकाएं मानव तथा अन्य प्राणियों में, किसमें? अन्य प्राणियों में शारीरिक वृद्धि, क्या? शारीरिक वृद्धि पुनरुत्पादन, क्षतिग्रस्त ऊतकों का पुनरुत्पादन, नवीन अंगों की वृद्धि एवं लैंगिक अलैंगिक लैंगिक अलैंगिक जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संतति कोशिकाएं की बात करें दोस्तों, सामान्यतः जो कोशिका विभाजन होती है दोस्तों, वो दो प्रकार से देखने को मिलता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से देखने को मिलता है। चलिए मिटाओ, आप उतार लिए होंगे या शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं आप दोस्तों। सामान्यतया कोशिका विभाजन को दो प्रकार से, सामान्यतः कोशिका विभाजन दो प्रकार के नाम से देखते हैं। नंबर एक, अर्धसूत्री, क्या? अर्धसूत्री विभाजन। दूसरा, समसूत्री विभाजन। एक होता है अर्धसूत्री विभाजन और दूसरा होता है दोस्तों समसूत्री विभाजन। ठीक है ना? इसके अतिरिक्त एक अन्य कोशिका विभाजन के प्रकार है के प्रकार होते हैं जिन्हें
असूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं। असूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? असूत्री कोशिका विभाजन। अब असूत्री कोशिका विभाजन हो गया, समसूत्री कोशिका विभाजन और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम असूत्री कोशिका विभाजन की। इसको अपन अंग्रेजी में कहते हैं अमीटोसिस। मीटोसिस नहीं, अमीटोसिस। अमीटोसिस कहते हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। यह विभाजन आदिम जीवों में, कवकों में, जीवाणुओं में, प्रोटोजोआ में, शैवाल में आदि में देखा जा सकता है। ठीक है ना? इसे हम प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन भी कहते हैं। किसे? असूत्री कोशिका विभाजन को। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अमीटोसिस की बात कर लेते हैं। असूत्री कोशिका विभाजन अमीटोसिस, इस कोशिका विभाजन को हम क्या कहते हैं? तो इसे प्रत्यक्ष, क्या कह दिया दोस्तों अपन ने? प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन भी कहा जाता है। प्रत्यक्ष केंद्रक विभाजन भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है ना? असूत्री कोशिका विभाजन है दोस्तों, यह विभाजन कहां कहां देखने को मिलेगा आपको? आदिम जीवों, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल आदि में देखने को मिलता है, देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है ना? ओके, इसे क्या कहते हैं? असूत्री कोशिका विभाजन। अब हम जो बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट, वो होगा अपना समसूत्री विभाजन कोशिका और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समसूत्री कोशिका विभाजन की। समसूत्री कोशिका विभाजन, सबसे पहले समसूत्री कोशिका विभाजन को हम क्या कहते हैं दोस्तों? समसूत्री कोशिका विभाजन को हम अंग्रेजी में कहते हैं मिटोसिस। क्या कहते हैं? मिटोसिस। आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हो कि इसको हम क्या कहते हैं? मिटोसिस भी कहते हैं या माइटोसिस भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? मिटोसिस या माइटोसिस कहते हैं। समसूत्री कोशिका विभाजन को माइटोसिस कहने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था? कौन था? तो ये फ्लोमिंग नामक, वाल्थर फ्लोमिंग नामक वैज्ञानिक था जो सबसे पहले बोला था समसूत्री कोशिका विभाजन के अंग्रेजी शब्दों में उन्होंने उच्चारण किया था, उसने बताया था माइटोसिस या मिटोसिस।
माइटोसिस। अब हम देखेंगे कि माइटोसिस का मुख्य कार्य क्या है, यह महत्वपूर्ण स्थान किस प्रकार से रखता है, और इसे हम दूसरा नाम से जानते भी हैं। किस नाम से? तो सबसे पहले समसूत्री कोशिका विभाजन को प्रोक्ष प्रोक्ष कोशिका विभाजन भी कहा जाता है। प्रोक्ष कोशिका विभाजन भी कहा जाता है। समसूत्री कोशिका विभाजन में आप जो ये माइटोसिस का जो देखते हो, इस माइटोसिस का जो मुख्य अर्थ होता है वो होता है केंद्रक का विभाजन। क्या होता है दोस्तों? केंद्रक का विभाजन। लेकिन व्यवहारिक रूप से कभी भी केंद्रक का विभाजन नहीं माना गया दोस्तों। क्या नहीं माना गया? व्यवहारिक रूप से केंद्रक का विभाजन नहीं माना गया। आपसे कोई पूछ ले तो आप बता सकते हो कि केंद्रक का विभाजन नहीं माना गया। केंद्रक और कोशिका द्रव दोनों के विभाजन के लिए ये जो है समसूत्री कोशिका विभाजन हमेशा इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार का कोशिका विभाजन शरीर की कायिकी कोशिकाओं में होता है। इस प्रकार के विभाजन में मातृत्व कोशिका विभाजित होकर दो समान नई संतति कोशिकाएं बनाती है। किस कोशिका विभाजन? इस प्रकार के कोशिका विभाजन में। तो हम सबसे पहले ये लिखेंगे, ये पहले टॉपिक आते हैं। जिसको अपन मदर सेल कहते हैं। जो दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं। ठीक है ना? संतति कोशिका का मतलब मैंने बता दिया था, डॉटर सेल बना देती है। समसूत्री कोशिका विभाजन एक निरंतर प्रक्रिया है और एक जटिल प्रक्रिया भी है। समसूत्री कोशिका विभाजन एक निरंतर प्रक्रिया भी और जटिल प्रक्रिया भी है। एक निरंतर प्रक्रिया है। क्या दोस्तों? एक निरंतर प्रक्रिया है और यह एक जटिल प्रक्रम भी है जो कई चरणों में संपन्न होता है। समसूत्री विभाजन में जितनी भी प्रक्रियाएं हैं जो कई चरणों में क्या होता है दोस्तों? संपन्न होता है। आपसे कोई पूछ लिया जाता है, बता भी सकता हूं कई चरणों में संपन्न होता है। मेरा जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों बात करने का, वो है समसूत्री विभाजन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करना, जो पेपर में पूछा जाता है कि समसूत्री विभाजन का महत्वपूर्ण स्थान क्या है। तो मैं पहले बता दिया कि समसूत्री विभाजन क्या करता है, मातृत्व कोशिकाओं को दो समान भागों में विभाजित करके दो नई संतति कोशिकाओं को जन्म देता है। ठीक है, नंबर एक पॉइंट या निर्माण करता है। इस कोशिकाओं विभाजन के परिणाम स्वरूप
जो निर्मित सभी कोशिकाएं जो होती है उनमें सभी गुणसूत्र क्या होते हैं दोस्तों, गुणसूत्रों की संख्याएं समान होती है। तो हम उसकी डिस्कस करेंगे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है। महत्व जान लेते हैं कि इस कोशिका विभाजन मातृ कोशिकाएं जो दो समान सतत कोशिकाओं में विभाजित होता है या निर्माण करता है, दोनों संतत कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। क्या होती है? गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। ठीक है ना? किसके गुणसूत्रों की संख्या समान होती है? तो इस विभाजन के परिणाम स्वरूप जो मातृत्व कोशिकाओं की जो गुणसूत्र की संख्या होगी वो और संतति कोशिकाओं की जो गुणसूत्र की संख्या होगी वो दोनों के दोनों क्या होंगे? समान होंगे। यह विभाजन सभी सजीवों में क्या? यह विभाजन सभी सजीवों का आधार होता है, या ये भी बोल सकते हैं यह विभाजन सभी सजीवों में वृद्धि का क्या माना गया है? आधार माना गया। दोस्तों क्या होता है? आधार होता है। सजीवों में घावों का भरना, अंगों का पुनः रीजनरेट होना, ये इस विभाजन के से संभव होता है। दोस्तों किस विभाजन से? इस विभाजन से संभव होता है। चलिए हम बात कर रहे हैं समसूत्री विभाजन का। समसूत्री विभाजन कोशिका विभाजन में मातृत्व कोशिकाओं की जो गुणसूत्र होती है वो संतति कोशिकाओं की गुणसूत्र के समान होनी चाहिए, नंबर एक। दूसरा, यह विभाजन जो है, यह विभाजन सभी सजीवों में वृद्धि का आधार होता है। क्या होता है? वृद्धि का आधार होता है। सजीवों में घावों का भरना, क्या? घावों का भरना, अंगों का पुनरुत्पादन, ये सभी इस कोशिका विभाजन से संभव है। किस कोशिका विभाजन से संभव है दोस्तों? समसूत्री कोशिका विभाजन से संभव है। चलिए अब हम बात करेंगे अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की बात करेंगे, जिसको अपन क्या कहते हैं? मियोसिस। क्या कहते हैं दोस्तों? मियोसिस। उसको माइटोसिस कहते थे, इसको क्या कह देंगे अपन? मियोसिस। इसके बारे में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया? बीजमैन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। दोस्तों किसने बताया था? बीजमैन नामक वैज्ञानिक। लेकिन इसका नामकरण जो करने वाले वैज्ञानिक था वो था फार्मर तथा मोरे। कौन था? फार्मर तथा मोरे। उन्होंने 1905 ईस्वी में इसका नामकरण किया और नामकरण में क्या रखा गया? मियोसिस, अर्थात अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। क्या रखा गया? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। खोज किसने किया था दोस्तों? तो खोज के बारे में बात करेंगे तो बीजमैन ने किया था। लेकिन इनके नामकरण की बात करें तो नाम करने वाले जो है मियोसिस का जो नामकरण जो है वो फार्मर और मोरे ने किया था 1905 ईस्वी में लगभग।
यह कोशिका जो होती है, इस प्रकार का जो कोशिका विभाजन होता है वो केवल जनन कोशिकाओं में होती है। सबसे पहला पॉइंट जो है अपने पास है कि अर्ध कोशिका विभाजन जो होती है कहां होती है, यह केवल जनन कोशिकाओं में ही संभव है और कहीं भी संभव नहीं है दोस्तों। इस प्रकार का क्या, इस प्रकार का क्या कोशिका विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में होता है। जनन कोशिकाओं में होता है। इस कोशिका विभाजन के द्वारा जंतुओं में शुक्राणु तथा अंडाणु एवं पादपों में नर तथा मादा युग्मक बनते हैं। ठीक है ना, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं राइट वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कर देता हूं और मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूं इस कोशिका विभाजन के द्वारा क्या क्या होती है। इस कोशिका विभाजन के द्वारा जंतुओं में शुक्राणु तथा अंडाणु एवं पादपों में नर तथा मादा युग्मक बनाते हैं। जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। क्या रह जाती दोस्तों, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। आपसे पूछा जाता, बोल भी सकते हो, बता भी सकते हो, क्या रह जाती है आधी, कहां पूछे जाते हैं, पेपरों में पूछे जाते हैं, आधी रह जाती है। ठीक है ना। इसके अलावा इस कारण इस कोशिका विभाजन को हम क्या कहते हैं, किसी और नाम से भी जानते हैं, यह भी पूछ सकता है कि जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, जिसके कारण किसे अर्धसूत्री कोशिका विभाजन को न्यूनकारी कोशिका विभाजन भी कहा जाता। दोस्तों, न्यूनकारी कोशिका विभाजन भी कहा जाता है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन को हम न्यूनकारी कोशिका विभाजन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। जिन कोशिकाओं के द्वारा जंतु में शुक्राणु तथा अंडाणु, पादप में नर तथा मादा युग्मक बनाते हैं, वो कोशिका अर्ध कोशिका विभाजन कहलाते हैं। इस प्रकार का कोशिका केवल जनन कोशिकाओं में ही होती है और किसी में संपन्न दोस्तों नहीं होती है। अच्छा, अब आपसे यदि कोई पूछ लिया जाए तो आप आसानी से बता सकते हो कि गुणसूत्रों की संख्या आधा होने का मतलब क्या है। गुणसूत्रों की संख्या आधा होना, इसका मतलब है युग्मकों के निर्माण समय पे होता है, जिनको हम युग्म जनन भी कहते हैं। युग्मकों में सामान्य गुणसूत्र की संख्या आधी ही संख्या मौजूद होती है। क्या मौजूद होती है, जिसे अगुणित कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, अगुणित कोशिका कहते हैं। और ये केवल पादप में ही पाए जाते हैं। किसमें, केवल पादप में ही पाए जाते हैं। शुक्राणु अंडाणु संयोजित होकर जो युग्मजन बनाते हैं दोस्तों, जिसको जियोगोट कहते हैं, निर्माण करते हैं, जिसमें जीव की उत्पत्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं, द्विगुणित कोशिका कहते हैं। द्विगुणित कोशिकाओं में
आधा गुणसूत्र माता से तथा आधा गुणसूत्र पिता से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के कोशिका विभाजन के परिणाम स्वरूप मातृत्व कोशिका से 4 संतति कोशिका का निर्माण होता है दोस्तों। इसीलिए मानव शरीर में जंतु कोशिकाओं की बात करें या मानव शरीर में जो सबसे पूछा जाए कोशिका विभाजन का सबसे पहला प्रमुख स्थान किसका है, तो आप बता सकते हो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के परिणाम स्वरूप ही जीव की उत्पत्ति होती है, जिनमें शुक्राणु अंडाणु मिलकर एक नए युग्मजन बनाते हैं, जिनमें मातृत्व कोशिकाओं से 4 संतति का निर्माण होता है, तब जाकर एक पुत्र या पुत्री का पैदा होता है दोस्तों। इस प्रकार से यदि पूछा जाए कि मानव शरीर के लिए कोशिका विभाजन में सबसे महत्वपूर्ण कौन है, तो बता सकते हो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन है। क्या है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज अपना कोशिका का जो चैप्टर है वो संपन्न होता है पूरी तरह से। अब अगले सेशन में हम बात करेंगे आपके लिए आनुवांशिकी के चैप्टर लेके आएंगे, जिनमें हम समझेंगे कि लक्षण किस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी संतति हो रही है, उनका हेरिडेटी क्या होता है, जीन क्या होती है, गुणसूत्र क्या होते हैं, और भी इसके विशेष प्रकार से अध्ययन करने के लिए अपन उत्सुक रहेंगे दोस्तों नए सेशन में, नए क्लास में। तब तक के लिए राम राम, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।